टाइम टू गेट रियल रियल कंट्रोवर्सी है ये, बिल्कुल रियल, मतलब ऐसे स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है। तो ये सुमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन, यस आज हम देखने वाले हैं ऐसी स्क्रिप्टेड ना इस बार स्क्रिप्टेड नहीं है बल्कि रियल कंट्रोवर्सीज को, जो कि हमें 2010s के दशक में देखने को मिली, फ्रॉम 2010 टू मे बी आई थिंक अभी तक, जिसकी शुरुआत ही हम रखने वाले द रॉक एंड जॉन सीना के पर्सनल प्रोमोस से। ओह भाई, हाउ मैनी ऑफ यू रिमेंबर दैट जॉन सीना और द रॉक का टाइम जब हमें इनके बीच प्रोमोज देखने को मिलते थे। और कुछ तो था नहीं, क्योंकि द रॉक भी कंसिस्टेंटली रॉ में नहीं आते थे, और अगर वो नहीं आ रहे तो फिर जॉन सीना क्या करेंगे उनके साथ, तो फिर वो प्रोमोज के जरिए ही बात करते थे। एंड व्हेन यू रियलाइज, स्पेशली आप अभी जो रिसेंटली डॉक्यूमेंट्री आई थी बिटवीन दीज टू सुपरस्टार्स राइवल्स वाली, तो आपको पता चलता है कि यार इनके बीच जितना भी था सब रियल था। और उस टाइम पे जब हम देख रहे हैं तो हमें नहीं पता चल रहा कि ये रियल है, बट फील आ रही है कि भाई ये WWE रियल है। वो इसीलिए क्योंकि ये रियल ही था। एंड आफ्टर एक मैच हो गया, देन उन दोनों के बीच सेटलमेंट हुआ, देन दे रियलाइज्ड कि क्यों उन्होंने चीज़ें करी, क्योंकि ज़रूरत थी। मतलब एक तरीके से वो उस लेवल पर पहुंच चुके थे कि उनको उस स्पेशल का मोमेंट क्रिएट करने के लिए रियल चीज़ें करनी पड़ी, ताकि दोनों जो है अपना बेस्ट एलिमेंट दे सके और ऐसा ना लगे कि कोई ये स्क्रिप्टेड राइवलरी है। और ऑफ कोर्स काफ़ी डिवोर्स वगैरह सब इसमें इन्वॉल्व था, उसके बारे में हम नहीं डिस्कस करते। लेट्स रीच टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हल्क होगन हो गए हैं फायर्ड WWE के रेशियल कमेंट्स से। WWE में आपको पता ही हल्क होगन लेजेंड ही है, लेकिन उन्होंने एन वर्ड का यूज़ कर दिया और वो हो गई वीडियो लीक। और जैसे ही वो लीक हुई, एवरीबडी वेंट क्रेजी और हल्क होगन हो गए बैन। और उस टाइम पे आई रिमेंबर जब ये न्यूज़ आई थी, मेरे को समझ में नहीं आई कि हुआ क्या, क्योंकि उस टाइम पे रेसिज्म मुझे पता ही नहीं था ये होता क्या है। एंड देन उसके बाद में कभी जब सोशल मीडिया चलाना शुरू किया सही से, देन रियलाइज कि अच्छा इसलिए हल्क होगन को बैन किया था, अच्छा इसीलिए कोफी किंगस्टन बिगी इनसे चिढ़ते हैं बिकॉज ऑफ हिज हरकतें। एंड ये मेरे को लगता है कि ये कंट्रोवर्शियल तो नहीं है। अब जब जो रेसिस्ट है बंदा तो रेसिस्ट है, अब उसको क्या बोल सकते हैं, बैन तो कर दिया, हटाओ इसे। बट फिर उनको दोबारा से वापस लाया गया, ये मेरे को समझ में नहीं आया। दे आर लाइक यार 5-6 साल हो चुके हैं, अब तो रेसिज्म हट गया होगा, बुलाओ उसे वापस, हमारा लेजेंड है वो। ओ यार अगला मेरा फेवरेट है। कोडी रोड्स ने AEW की शुरुआत करी बाय ट्रिपल एच के थ्रोन पे हथौड़ा मार के। आई मीन ये मत कहना कि नहीं यार ट्रिपल एच का थ्रोन जैसा तो नहीं है, वो उसके जैसा कुछ हो सकता है, मतलब लेकिन वो ट्रिपल एच, कम ऑन, इट्स रेसलिंग इंडस्ट्री, वी नो द थ्रिल, वी नो कि वो किंग की कुर्सी है, वी नो कि वो किंग का लोगो है, ट्रिपल एच का लोगो है, तो आप किसी और को बेवकूफ़ बनाना, लेकिन ये ट्रिपल एच की ही कुर्सी थी। और जैसे ही कोडी रोड्स ने वो मोमेंट किया था, मैं आपको बता रहा हूँ, आई वॉज द बिगेस्ट AEW सपोर्टर एट दैट टाइम। अगर आप मेरे को उस टाइम से देख रहे हो, मतलब वैसे तो हो सकता है काफ़ी लोग 2017 से भी देख रहे होंगे, लेकिन किसी ने अगर मेरे को 2019 में फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि किस तरीके से मैं ऑल एलीट रेसलिंग का बहुत बड़ा सपोर्टर था। इनफैक्ट उन्होंने इस तरीके का काम भी किया था। और अगर आप पहले ही शो में इस तरीके की हरकतें कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर इन फॉर अ वॉर। आप क्लियरली वॉर चाहते। मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल कुछ हो सकता था, बट नाउ हम लुक बैक करते हैं कि यार कोडी रोड्स ने ट्रिपल एच के लिए ये किया था, एंड नाउ कोडी रोड्स एंड ट्रिपल एच साथ में काम करते हैं। इनफैक्ट हु नोस, मे बी ट्रिपल एच का वन ऑफ द फेवरेट सुपरस्टार हो कोडी रोड्स। और जिस तरीके से दोनों साथ में बैठ रहे थे हॉल ऑफ फेम में, आई मीन इट्स क्रेजी टू थिंक कि वो एक्चुअली में हुआ भी था। आई वॉन्ट टू नो कि बैक स्टेज में कैसी कॉन्वर्जेशन हुई होगी। कोडी कह रहा होगा यार, मतलब सॉरी यार मैं गलती से वो इधर उधर निकल गया था, मेरा वो मकसद नहीं था, मैं हथौड़ा नहीं मारना चाह रहा था। भाई ये अगली स्टोरी मेरी बड़ी फेवरेट है, ये भी हमारे टाइम पे हुई थी जब हम यूट्यूब कर रहे थे। रोमन रेंस ने एंजो अमोरे के टूर बस से धक्के मार के निकाल दिया। एंजो अमोरे इज नॉट जस्ट दैट गाय जो कि आपको रिंग में दिख रहा है तो वो अलग होगा ना, वो बाहर भी ऐसा ही है। हमने WWE में ऑडियंस में भी उनको आते हुए देखा, ऐसी हरकतें कर रहा था। और ये वाला जब इंसिडेंट आया, जब रोमन रेंस, क्योंकि वो लॉकर रूम लीडर है, और उन्हें पता चल गया कि भाई ये एंजो अमोरे इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा, तो उन्होंने उन्हें बस से ही निकाल के फेंक दिया। और जब WWE में ऐसा कि अगर आप लॉकर रूम लीडर के सामने बेइज्जती हो जाती है ना, या फिर आपकी इज्जत खत्म हो जाती है, देन एक्सपेक्ट करो कि आपके लिए कुछ बचा नहीं, और वही हुआ भी। देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर एंजो अमोरे इन WWE, तो इसीलिए हमें वो दोबारा से कभी देखने को भी नहीं मिले। ये कंट्रोवर्शियल रहेगा, मेरे को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा। जस्ट बिकॉज आपका कैरेक्टर वैसा है रिंग के अंदर डजंट मीन कि आप बैक स्टेज में भी ऐसा ही बिहेव कर सकते हो हर किसी के साथ, इज नॉट नेसेसरी। अगले ये WWE की सऊदी अरेबिया डील, दैट इज अ गेम चेंजर, नॉट गोइंग टू लाई। मेरे को ऐसा लगता है कि WWE अगर आज के टाइम पे बड़ा पैसा कमा रही है, इधर से उधर से रिकॉर्ड उठा के ला रही है,
एंड उसका वन ऑफ द बिगेस्ट क्रेडिट मैं सऊदी अरेबिया को देना चाहूँगा। थैंक यू सऊदी अरेबिया फॉर इन्वेस्टिंग इन डब्ल्यूडब्ल्यूई, क्योंकि वो फुटबॉल में तो कर ही रही है और भी पता नहीं इधर उधर कर रही होगी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के बाद जो सिनेरियो चेंज हुआ, आई अंडरस्टैंड कि पहले 2 साल तो गालियाँ ही पड़ी, पहले 2 साल तो तबाह के गालियाँ पड़ी बेचारे सऊदी वालों को कि तुम्हारी ऑडियंस ऐसी है, तुम्हारे यहाँ पे मैच ऐसे हो रहे हैं, तुम्हारे यहाँ पे यहाँ के लेजेंड्स बेइज्जती करवा रहे हैं, तो फिर ये क्यों है सऊदी अरेबिया के शोज। बट जैसे ही 2021 आया, एवरीथिंग चेंज्ड। आई थिंक 2021 में ही था ना पहला सऊदी का इवेंट आफ्टर पैंडमिक, हर चीज़ बदल गई और ऐसा लगा कि यार सऊदी अरेबिया के शोज तो मतलब बिग 4 पीपीवी जैसे बन गए। और ऊपर से अब तो थीम बेस होने लगे कि भैया एलिमिनेशन चेम्बर हो रहा है, या फिर अपना अभी कौन सा होता है नाइट ऑफ चैंपियंस हो रहा है, इस टाइप के पेपर व्यूज होने लगे। वी वर लाइक कि ग्रेट, अब तो सऊदी अरेबिया की डील 10 साल की थी ना, वो 10 साल और बढ़ाओ, हमें और चाहिए सऊदी अरेबिया के शोज। और मैं तो प्रे करता हूँ ऐसे डील्स के लिए जो कि यूएसए से बाहर लेके जाए। मैं सही में कह रहा हूँ, मैं अंटार्कटिका में शोज देख लूंगा, लेकिन यूएसए में अब मेरे से नहीं देखा जाता। तो ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन स्टार्टिंग में तो रहा होगा, बट अभी एक्सेप्ट कर लो भाई, दिस वाज डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई। एंड फाइनली एक कंट्रोवर्शियल मोमेंट के बारे में बात करने से पहले आपको बता देता हूँ कि कुछ मैंने छोड़ दिया, आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगेगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। और जो फाइनल आई थिंक बिगेस्ट कंट्रोवर्शियल मोमेंट कहूंगा मैं वो 2010s के डेकेड का, क्योंकि उसने बहुत सिनेरियो चेंज किया। मतलब यू वोंट बिलीव कि उसने किस तरीके से ऑडियंस का परसेप्शन चेंज किया, ऑडियंस किस तरीके से रेसलिंग को देखती है वो चेंज किया। एंड दैट इज सीएम पंक वॉकिंग आउट ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ना, या मैं कहूँगा कि जिस तरीके से छोड़ना और उसके पहले जो हरकतें करी उसकी वजह से जो एक्सपोजर मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि ये कितनी नेगेटिव कंपनी है, ये क्या क्या बैड चीज़ें कर रही है और क्यों इसके अलावा सारी कंपनी बढ़िया है। ये इकलौता एक ऐसा मोमेंट था जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि ऑल एलीट रेसलिंग थोड़ी बहुत चली। ये मोमेंट नहीं होता, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज ऑल एलीट रेसलिंग होती। काफ़ी लोग अपने आप को क्रेडिट देंगे, कोडी देंगे, ओमेगा देंगे, जेरिको देंगे, मैं नहीं मानता। मेरे को लगता है कि पंक का वो पाइप बॉम्ब और वो ऑडियंस को एक मन में ये चीज़ डाल देना दैट वाई डब्ल्यूडब्ल्यूई इज़ बैड, ये सब पंक ने पहले शुरू कर दिया था। और डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाना वॉज द बिगेस्ट थिंग कि यार अब तो हमें कोई और कंपनी देखनी पड़ेगी। तो जैसी वो ऑल एलीट रेसलिंग है इसको फ़ायदा मिला। तो कंट्रोवर्शियल मोमेंट के मामले में मेरे को लगता है 2010s का ये डेफिनेटली नंबर 1 पर रहना बनता है। दिस हैज़ टू बी दी बेस्ट कंट्रोवर्शियल मोमेंट ऑफ दिस डेकेड। एनीवेज मेरा फेवरेट मोमेंट भी यही है, मतलब फेवरेट कंट्रोवर्शियल मोमेंट कहूँगा मैं उस डेकेड से। आप डेफिनेटली अपना फेवरेट कंट्रोवर्शियल मोमेंट कमेंट्स में लिख कर बताना। काफ़ी लोग कहेंगे नहीं यार मेरा तो वो था जिसमें सेथ रॉलिंस और ब्रे वाइट का मैच हुआ था रेड हेल इन अ सेल के अंदर, वो भी लिख सकते हो, यू आर फ्री टू डू दैट। कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, ये चश्मे वही है जब रेड हेल इन अ सेल देख के आगे खराब हो गई थी।